हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। एक बार जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए और सभी को जय श्री राधे कृष्ण। सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आपकी मुख्य क्लास बेहतरीन तरीके से फिजिक्स की प्रचंड बैच की यूपी टीजीटी साइंस स्पेशल फिजिक्स की मैकेनिक्स पार्ट 13 क्लास आज स्टार्ट हो रही है। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को। जल्दी जल्दी से बताओ भाई मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही हो तो सभी एक बार थंब या यस लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग है। कल होमवर्क का आंसर 53, बहुत बढ़िया। कल होमवर्क का आंसर 53, वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को प्रणाम जी। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में आपको बता देना चाहता हूं जितने भी क्वेश्चन के आपने लास्ट टाइम पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट सिखाया था, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सिखाया था, रेन मैन प्रॉब्लम थी, उसमें रिवर प्रॉब्लम थी, रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम थी, तो उसके क्वेश्चन हैं और कुछ और स्पेशल क्वेश्चन है जैसे कि सभी को देख भी लिया होगा आपने, जिसे मैंने पीडीएफ डाल दी थी आपके ग्रुप में। तो वे सारी चीजें हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से सारी चीजें रहने वाली है। ये जो आपकी क्लासेस है बेहतरीन तरीके से चल रही है और अभी आपको बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है लगभग भी, या तो फिर आपको बिल्कुल मुख्य सूचना मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में मिलने वाली है कि आपका एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी की बार बार बात होती है, बहुचर्चित कह सकता हूं मैं, क्योंकि 2018 के बाद से आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे, तो वो वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है। मार्च के सेकंड वीक में ऐसा हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने क्या करी है, घोषणा कर दी है। क्या घोषणा कर दिया कि उनके लिए शिक्षा का सारा मसौदा तैयार हो गया है। ठीक है, दिन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही सारी चीजें आज मतलब मैंने आपको बता दी है। तो मतलब मुख्य परीक्षाएं आपको लगभग हर तरीके के डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। एसडब्ल्यू करा दीजिए सभी ने, वैसे हाँ वे सारी चीजें भी हो जाएगी। वो 53 था, बहुत आसान आंसर था उसका। ठीक है, वो शायद लास्ट टाइम पे मैंने उसका एक आंसर तो बता दिया था। ठीक है, सभी को हैप्पी इवनिंग। ठीक है, 600 आया। ठीक है, मैं ठीक करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल, अगर आपने मेरे कंसेप्टों को ध्यान से पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्टों को ध्यान से पढ़ा होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना के बता दोगे। तो क्वेश्चन कह रहा कि प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग दे रखा u = 3i + 4j मीटर पर सेकंड दे रखा। महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग क्या रहने वाला, महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग क्या रहने वाला। ठीक है, राधे कृष्ण जी। 10 मान 4/3 है, नहीं 10 का मान तो 4/3 था, वेलोसिटी 100 थी। हाँ सही है, सही है, सही है आपका त्रिपाठी जी, सही है। बस 10 4/3 की ना वैल्यू आप निकाल लेना वहां से, है ना। सर क्या न्यूज बताए हम, न्यूज ये है कि आपको सेकंड वीक में मार्च में एलटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसने क्या दे रखा है, मैं ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसने एक वेलोसिटी दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3i कैप + 4j कैप, ये कह रहा है। ठीक है, और वो महत्तम ऊंचाई पर इसका प्रक्षेप्य का वेग बताने वाला कह रहा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से प्रक्षेप्य गति कुछ इस तरीके से मोशन करती है। ठीक है, इस तरीके से मोशन कर दिया तो मैक्सिमम हाइट यहीं पे तो होगी, मैक्सिमम हाइट इसकी कहां पर होगी, यहीं पे तो होगी, एच मैक्सिमम। भैया एच मैक्सिमम होगा तो इस एच मैक्सिमम पे हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, जो वेलोसिटी बतानी है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मतलब अगर आपने कंसेप्ट कर रखा होगा तो 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था बस। देखो ध्यान से, इसमें से ये वाला जो कंसेप्ट, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि आई वाले के साथ में ये जो कंपेयर करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ux i कैप + uy j कैप, ये फॉर्मेट देता है वो। तो ux की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भैया आपको 3, और uy की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4। अच्छा एक बात बताओ,
जब आप प्रक्षेप पे प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो तो कौन सी चीज बदलती है? तो मैंने आपको हर बार बताया था कि यहां पर यहां पर यहां पर इस जगह या इस जगह या इस जगह आप देखोगे तो एक वैल्यू जो होती है y वाला जो कंपोनेंट होता है, ये जो यू वाई का कंपोनेंट होता है ये चेंज होता रहता है लगातार। क्या रहता है? ये चेंज होता रहता है। लेकिन यू एक्स वाला कंपोनेंट ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कैसा बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यू वाई वाला देखो इस जगह मान लो क्या होता है, लगातार घटता 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 और फिर यहां पे जीरो, यहां पे फिर प्लस 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 ऐसा होता रहता है। कौन सा कंपोनेंट? यू वाई वाला। तो मैक्सिमम स्पीड पे जाने के बाद, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद यू वाई की वैल्यू तो कैसी होगी? जीरो होगी। तो यू वाई वाला कंपोनेंट कौन सा? इसमें 4 तो आंसर कट गया। अब कौन सा बनता है? कौन सा यहां पे? और हमें पता है कि यहां पर यू वाई की वैल्यू हमेशा, यू एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है। मान लो वो यहां पे भी 3 रहेगी, यहां पे भी यू एक्स की वैल्यू 3 रहेगी, यू एक्स की वैल्यू यहां पे भी यू एक्स की वैल्यू 3 रहेगी, यहां पे भी 3 रहेगी, यहां पे भी 3 रहेगी, यहां पे भी। तो कहीं भी हाइट की भी बात करोगे तब भी ये हर जगह वैल्यू कैसी आएगी? हाँ, यही तो गड़बड़ कर दी आपने, यही तो गड़बड़ कर दी, ध्यान से नहीं समझा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3 आएगी। चलो मैं एक बार दोबारा से, अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब है, जल्दी बताओ भाई, गौरव कुमार जी क्लियर हुआ? जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी, शैलेंद्र कुमार जी, दिव्या दिव्याबा त्रिपाठी जी, बाकी बताओ जल्दी जल्दी से। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम हाइट पे दो चीजें होती है, मैक्सिमम हाइट पे यू वाई भी होता है, यू एक्स भी होता है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, यू वाई तो चेंज होता रहता है। अब यू वाई चेंज होता है, मैक्सिमम हाइट पे यू वाई की वैल्यू कैसी रहेगी? यू वाई की वैल्यू कैसी रहेगी? जीरो रहेगी। लेकिन एक यू एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यू एक्स की वैल्यू 3 पहले भी थी, 3 अब भी है, 3 बाद में रहेगी। तो अब राइट आंसर बताओ क्या रहेगा? तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाओगी? 3 हो जाओगी। मुझे पता था ज्यादातर यूपी टीजीटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनाकर दे देता है और ज्यादातर इसका शून्य आंसर आप बताते हैं। पीडीएफ कहां आया था मुझे पता ही नहीं चला। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे आया था, कृष्णनंद तिवारी जी मैंने डलवा दिया था। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताओ ए ऑप्शन किस किस का समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैंने जो प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी की क्लास समझाई थी यही चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी। ध्यान से सभी को क्लियर हो गया होगा? जल्दी जल्दी से बताओ, अगर कोई डाउट हो तो आप रिपीट भी लिख सकते हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में गहराई छुपी थी और गहराई के साथ साथ ऐसी चीजें भी छुपी थी कि जो 70% लोग गलत करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को, इस तरीके के कंसेप्ट को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कहना चाहूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। क्लियर हो गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम, अच्छा रिपीट, तो रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी, ध्यान देंगे भाई। रिपीट कर देता हूं, ये आपका जो प्रचंड बैच है इसकी क्लास हमारी मैकेनिक्स का पार्ट 13 चला हुआ है और मैकेनिक्स का पार्ट 13 में जितने भी सारी चीजें चली थी, टेलीग्राम पे इतने एसएमएस लोग कर दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीजों का पता ही नहीं चल रहा है। मैं ये चीज तो समझाता हूं कि मैंने आपको सभी को बोला था कि जो भी आपका टेस्ट का शेड्यूल लेकर है आप मेरे व्हाट्सएप पे लिखा करो, मैंने स्पेसिफाइड करके वहां लिखा हुआ था। लेकिन सभी ने क्या काम करा, टेलीग्राम पे मैसेज और टेलीग्राम पे ही अपना टेस्ट पेपर भेजना स्टार्ट कर दिया है ना। तो गड़बड़ की आपके लिए ही घाटा हुआ है उसमें, है ना। तो ये था उसका पहला क्वेश्चन, ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये दे रखा था। मैं एक बार दोबारा से इसे क्या काम करता हूं, सारे को रफ करके बता। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, इसकी एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। उसने हमें यू की वैल्यू दे रखी थी, यू की वैल्यू दे रखी थी 3i क्या प्लस 4j कह रखी थी। और वो कह रहा था हमारे से कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी रहने वाली है। क्या कह रहा था वो? वेलोसिटी के बारे में कह रहा था। ठीक है, क्या कह रहा था? वेलोसिटी कितनी रहने वाली है मैक्सिमम हाइट पे। और ये जो दे रखा था आपको, ये दे रखा था इनिशियल हाइट दे रखा था। ठीक है, ध्यान देना वहां पर भी
पीडीएफ दिया के सर क्योंकि टेलीग्राम पर देख नहीं पाते हैं, व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना कुछ मतलब वैसे भी तो ऐसे कैंडिडेट भी है जो मतलब अपने वहां पे चीजें देखते हैं, इस वजह से मैंने वहां पे ना दी थी। अगर आप क्या होगा तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज करूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इनिशियल की। तो इसमें ये वाला अगर आप अच्छे तरीके से इसे कंपेयर करके देखोगे, u इजिकल टू यू एक्स आई कैप प्लस के यू वाई जे कैप, ये था, ये कंपोनेंट होता। अब इसमें आप देखोगे यू एक्स का कंपोनेंट कितना है, 3 है, और यू वाई का कंपोनेंट कितना है, 4 है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करी थी, तो इस जगह मैंने आपको ये मैक्सिमम हाइट बताई थी, और मैक्सिमम हाइट पे 2 चीजें आपको स्पेसिफाइड करके बताई थी मैंने। क्या चीजें बताई थी स्पेसिफाइड करके, कि मान लो यहां पर इस जगह यहां पे सारी चीजें क्या है, दो कंपोनेंट काम करते हैं। एक तो कौन सा कंपोनेंट करता है, यू वाई वाला, और एक कंपोनेंट कौन सा होता है, यू एक्स वाला। अब ध्यान दो, यहां पे यू वाई वाले की वैल्यू माइनस 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 माइनस, यहां 0, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। किसके बारे में बात हो रही है, ये यू वाई के बारे में बात हो रही है। हमेशा ध्यान रखो यू वाई वाला आपका मतलब चेंज होता रहता है, यू वाई वाला कंपोनेंट आपका चेंज होता रहता है। यू एक्स वाला कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहता है, यू एक्स वाला कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहता है। तो उसने आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे यू वाई वाला कंपोनेंट कितना था, 0। तो यू वाई वाला कंपोनेंट 0 है, तो ये वाला तो बिल्कुल कट, इसकी तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, यू एक्स वाला हमेशा कांस्टेंट बना रहा है, तो यू एक्स वाले की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, तो इसका 3 आंसर था। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। ये थी सारी चीजें, ठीक है। अब क्लियर हो गया सभी को, जिसने भी रिपीट पूछा था क्लियर हो गया। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, एक बार यह लिख दो। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर 36 दूरी पर तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। इस टाइप का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके आपको बता गया था मैं क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करा के आपको बता गया था। अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान दिया हो तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। वो कह रहा क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर 36 दूरी तक फेंक सकता है। मान लो इस तरीके से चीजें होती है, मान लो यहां से यहां तक का क्रिकेट की गेंद को यहां तक मैक्सिमम रेंज कितने तक फेंक सकता है वो, और मैक्सिमम कितने तक फेंक सकता है वो, 100 मीटर तक फेंक सकता है, 100 मीटर तक फेंक सकता है। तो वह खिलाड़ी उस गेंद को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो एच मैक्सिमम पूछ रखा, एच मैक्सिमम पूछ रखा को सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो। सबको पता है कि एच मैक्सिमम जो होता है वो आर मैक्सिमम का क्या होता है, हाफ होता है। मैंने आपको फॉरवर्ड बताया था, यानी कि अगर बिल्कुल सीधे आप भी कभी गेंद को बिल्कुल सीधे में अगर 10 मीटर ज्यादा दूर तक फेंक सकते हो, तो ऊपर आप मैक्सिमम फेंक सकते हो 5 का, आधा कर दो तुरंत। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू यहां से कितनी है, 100 है, और बाई 2 है, यहां से क्लियर हुआ। तो यहां से कितने है, 50। तो अधिकतर एच मैक्सिमम कितना फेंक सकता है वो, 50 मीटर तक फेंक सकता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप सभी। तो बी ऑप्शन सभी का आई थिंक आ गया होगा सभी का, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, आई होप किसी को दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है जी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बंदूक की गोली 36 दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर पर सेकंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितने नीचे जाकर लगती है, और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। ए दे रखा, ऑप्शन बी दे रखा, सी दे रखा और डी दे रखा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की फिर मैं कोशिश करता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बंदूक ये रही, मान लो ये रही बंदूक की गोली, ठीक है जी, ये बंदूक की गोली होगी, ठीक है। और 36 से 10 यहां मान लो टारगेट है कोई, यहां मान लो टारगेट है, और गोली से लेकर टारगेट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, 150 मीटर क्या रखी है, 150 मीटर क्या रखी है। क्लियर इतनी बात। तो जब उसने 150 मीटर क्या रखी है, तो
ध्यान रखना, मान लो ये यहाँ पर टारगेट है, सपोज करो यहाँ पे ये टारगेट है, कभी भी ये जो देखो जब भी गोली बहुत कम डिस्टेंस रहेगी जब तो बिल्कुल सीधी लग सकती है जाकर, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का केस लगता है, क्योंकि गोली की ऊर्ध्वाधर जी की वजह से वो लगातार प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से ट्रीट करने लग जाती है। मैं मान के चल रहा हूं कि गोली ऐसा गई और ऐसा जाकर वो यहां पे लगी इस जगह लगी, जबकि टारगेट यहां पे है। तो कह रहा ये वाली हाइट आपको मेजर करके बतानी है, ये वाली हाइट आपको क्या करके बतानी है, मेजर बतानी है। और इस गोली की स्पीड है वो कितनी है, 1500 लगातार कह रहा है। वो जी कितना वैल्यू लेके चलनी है, 10 लेके चलनी है। सभी जल्दी से बताओ, क्वेश्चन तो समझ गए होगे, अगर क्वेश्चन समझ गए होगे तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी करके दिखाओ। नमस्कार जी, जल्दी जल्दी से सभी करके दिखाएंगे भाई, ठीक है। लगाओ दिमाग बढ़िया वाला, क्वेश्चन समझ गए हो तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी थंब करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, गोली है, ये टारगेट है ये रहा, ठीक है। और ज्यादा दूर टारगेट होता है तो ज्यादातर हम क्या काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से इसे ट्रीट करने लगेंगे, क्योंकि गोली की लगातार मैक्सिमम हाइट के बाद उसे नीचे की तरफ न लेकर आने का प्रयास कर रहा होगा जी। गोली जैसे यहां से निकल गई, प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से काम करा उसने, तो यहां पे इस टारगेट से कितने नीचे गोली हिट करी, तो ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ये नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाएंगे सब, बी ऑप्शन। चलो देखते हैं, ध्यान देना भाई। मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला होता है, जब आपको ये एक तरीके से ये डिस्टेंस दे रखी है और ये वेलोसिटी दे रखी है, तो टाइम निकाल लो भैया। सभी को पता होगा स्पीड इक्वल टू, बढ़िया क्वेश्चन है, तुक्का लगा दिया वैसे इसमें, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1500, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 150, टाइम कितना दे रखा है, निकालना है। तो ये टाइम निकाल लो, गोली कितने टाइम तक, 1500, 150 ये पूरा खत्म, तो पास टाइम, जब ये वाला टाइम निकल के आ गया और टाइम दे दिया है, तो आपको एक बेहतरीन सा फॉर्मूला सुझावित होता होगा, H इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। या अब मैं यहां से मान लो AT स्क्वायर यूज करने लगा। प्रारंभिक वेग कितना था गोली का, U की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये तो बाद वाला वेग है, ठीक है। तो H इजिकल टू यहां से आप देखोगे हाफ A की जगह G यूज करेंगे और T स्क्वायर, यहां से क्या बन जाएगा, 2H बाई G बन जाएगा। अच्छा हाइट के बारे में बताना ना, हाइट के बारे में, तो H इजिकल टू क्या बन जाएगा यहां से 1/2, और G की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, G की वैल्यू कितनी 10 है, और इसका कितना आया हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ गई, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगी, इससे ये वाला खत्म, ठीक है। तो क्या बन गया भाई हमारा यहां से, H की वैल्यू कितनी आई, 1/20, 1/20, क्या गड़बड़ाई है भाई, चेक करो एक बार जल्दी जल्दी से। अच्छा सेंटीमीटर में दे रखा है, ये हमारा जो आया है ये मीटर में आया, H की वैल्यू क्या आया है, मीटर में आया है, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लो भाई। तो 1/20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा यहां से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे, यानी कि इस ये वाला जो है नीचे कितना लगेगा, जो 5 सेंटीमीटर की हाइट पे कहानी बनेगी इसकी। जल्दी से कमेंट करके बताओ बी ऑप्शन किसको सुझावित हो गया और क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी बिल्कुल, आंसर सेंटीमीटर में है, हाँ जी क्लियर हो गया सभी को। अगर सभी को क्लियर हो गया हो तो भैया थंब कर दो एक बार, सभी को रिपीट करना हो तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो भाई। दीप्ति पांडे 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटीमीटर है सर, बिल्कुल, चलो आई एम राइट।
बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रक्षेपण प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप्य समान क्षैतिज परास तय करता है। कल क्वेश्चन में मतलब जब लास्ट टाइम पे मैंने आपको समझाया था तो वहां पे ये चीज बताई थी कि सबसे ज्यादा परास कितने डिग्री के एंगल पे होती है, 45 डिग्री के पे। कितने डिग्री के? 45 डिग्री के एंगल पे। और 30 डिग्री के एंगल पे उतनी, मान लो ये हो गया हमारा 30, मान लो ये कम। अब 60 वाले पे भी ठीक उतनी होती है, बस प्रोजेक्टाइल टाइम फालतू लगता है। ये कितने वाला है? ये वाला 60 वाला है। कितना है? 60 है। तो इसका मतलब है रेंज जो है सबसे ज्यादा किस पर है होगी? 45 पर है होगी। ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग? मान लो अगर R30 और R60 कैसा रहता है? सेम रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से कहानी हमारी बनती है। तो 30 और 60 पे कैसा आता है? सेम आता है। ठीक है। चौथे का सी। तो 30 और 60 पे आर की वैल्यू कैसी आती है? सेम आती है 30 और 60 पे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़े। हाँ जी, सबका एकदम बढ़िया आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 गेंदें थीटा बराबर 30 है, 45 से 60 है, ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित की गई है। माना गेंद का परास 8 थीटा से व्यक्त करा गया है, तब क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है? अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें ना आप ऑप्शन करेक्ट कर लो एक बार। क्या कर लो? ऑप्शन करेक्ट कर लो। ठीक है। ऑप्शन ये हटा कर अब मैं कुछ ऑप्शन बना दे रहा हूं, क्योंकि ये इसमें किताब में गलत या क्वेश्चन में गलत मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। तो अब इसकी जगह से मैं जो ऑप्शन बता रहा हूं वे ऑप्शन आपको नोट कर लेने हैं भाई। ठीक है। तो ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन क्या है? आर, थोड़ा सा ब्रेक पेन कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपको यूज कर लेने हैं R45 ग्रेटर R30 इज इक्वल टू R60, और नेक्स्ट ऑप्शन देना R45 R60। इस तरीके से ये ऑप्शन कर लेना भाई। अब सही हो जाएगा, अब सही आ जाएगा। अब देखो जल्दी जल्दी से बताओ किसकी रेंज किसकी उससे जैसी आती है। अब आंसर बताओ कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में टाइपिंग करने में किताब वाले से भी गलती होगी है और हमारे टाइपराइटर से भी गलती होगी है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको मॉडिफाइड फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो अब बताओ आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी जल्दी से सभी को आंसर कमेंट करके बताना है भाई। सभी को आंसर कमेंट करके बताना भाई। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम। अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा रेंज किसकी आती है? 45 की आती है सबसे ज्यादा रेंज। ठीक है। और कितने के आसपास में बनती है अगर मैं सेम एंगल के लिए बात कर लगूं? तो सेम टू सेम अगर जो है ना आर थीटा जो डिपेंडेंसी दिखा देता है वो साइन थीटा पर डिपेंडेंसी दिखाता है। ठीक है। वैसा आर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू की वैल्यू इनिशियल है, सबके लिए सेम रहती है, जी की वैल्यू ज्यादातर सेम रहती है। तो आर थीटा डिपेंड किस पर करता है? साइन 2 थीटा पर डिपेंड। इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। ये पिछले वाला का ही फॉर्मेट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम पे इस क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट बता के आया था, तो सभी को आंसर आ जाना चाहिए। यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है तो क्षैतिज से इसका प्रक्षेपण कोण क्या रहने वाला है? याद करो क्या बताया था मैंने। अगर कुछ इस तरीके से कहानी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली टर्म्स हमारा परपेंडिकुलर का काम करती है। ठीक है। और ये हमारा किसका काम करती है? ये किसका काम करती है? परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है। परपेंडिकुलर बेस का। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में हमारी क्या होती है? हाइट होती है। तो 4h मैक्सिमम और बेस में क्या होती है? रेंज होती है। तो ये r, ये फॉर्मूला आपको 101% याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू 4
एच मैक्सिमम बाई आर, इसका आप डेरिवेशन बहुत लंबा प्रूफ है, आप डायरेक्टली ऐसे याद रख लो, आप कहोगे तो मैं इसका आपको इस फॉर्मूला का आपको बिल्कुल बेहतरीन भेज दूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन अगर आप मेरी बात पे विश्वास करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्सिमम बाई आर आपका बन जाएगा। अब देखो भाई क्या कह रहा है, वो अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, यानी कि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज व्यास आर जो है इसका अधिकतम ऊंचाई का यानी कि एच मैक्सिमम का कितने गुना है, 4 गुना है। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा आर इजिकल टू 4h मैक्सिमम। आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो और प्रोजेक्टाइल एंगल आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 4h मैक्स यानी कि h मैक्सिमम और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4h मैक्सिमम, और यहां से इसे कट करोगे तो 1 आएगा और थीटा बराबर 1 हमें पता है किसकी वैल्यू होगा 45 डिग्री की। कितने की वैल्यू होगा 45 डिग्री की। तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जैसी जिस दिन आपकी क्लास की पीडीएफ मतलब क्लास में क्वेश्चन सीरीज चला करेगी ना, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज चला करेगी तो उस दिन 1 घंटे पहले, क्लास के 1 घंटे पहले आप मुझसे कहोगे कि सर वो सीट भेज दो जिससे कि हम ये पता करके देख लें कि हम कितना कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, तो आप वो वाली सीट मुझसे ले ला करो। अब वो वाली सीट लेने के 2 तरीके हैं, एक तरीका है कि मैं आपका टेलीग्राम पे वो वाली सीट भेज दूं, या दूसरा तरीका है क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी बहुत ज्यादा मैसेज कर देते हो, ठीक है, और तो इस वजह से वैसा टेलीग्राम का जो वो ग्रुप बना हुआ है वो केवल आपके ग्रुप जो बना हुआ है आपको पीडीएफ के लिए बना हुआ है, विशेष मैसेज के लिए बना हुआ है, बस विशेष मैसेज के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत समस्या आती है तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है और आप मुझे वहां मैसेज भी कर सकते हो, विशेषकर कॉल भी कर सकते हो जब फ्री टाइम होगा। लेकिन आप सभी क्या काम करते हो, उस टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही ज्यादा भरते रहते हो। कोई भी आपको कोई भी दिक्कत समस्या भी आती है आप सभी क्या काम कर देते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप को भर देते हो। अरे भैया मैंने जब अपना नंबर आपको दे रखा है, आप मेरे नंबर पर अपनी प्रॉब्लम पूछ ल करो कि सर ये वाली प्रॉब्लम है हमें या ये वाली चीजें हैं, ठीक है। पूरे 2-3 सालों से आप इतना सारा डिस्कशन करके आए हो, फिर भी आप इतना सारा डिस्कशन करते हो। टेलीग्राम पे केवल आपको पीडीएफ और इंपोर्टेंट मैसेज के लिए है, वो ऐसी ग्रुप जो आपका बनाया हुआ वो पीडीएफ और इंपोर्टेंट मैसेज के लिए ही है, लेकिन फिर भी आप सभी पता ना क्या करते हो, ठीक है। हाँ, अगर किसी को कोई मैसेज भी करना रह रहा है आप मेरे नंबर पे कर दो करो डायरेक्ट ही, मैं वहां से जरूर क्विक रेस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक का। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, सभी जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। मैं एडमिन को इस वजह से नहीं करता हूं क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो हमें बिल्कुल एक बाउंड कर रखा सर ने, ग्रुप बनाने का ग्रुप बस बना रखा हमारा नाम को और वो बाउंड कर रखा। मैं वो चीज नहीं चाहता बस कि आपको बाउंड करूं, पर फिर भी मानते नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की हाइट तक फेंक सकता है, वह उस पत्थर को अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम ऊपर की साइड में जब वो फेंकता है तो एच मैक्सिमम प्राप्त करता है कितना, 10 मीटर का, 10 मीटर का, और उसी पत्थर को अधिकतम कितनी दूरी पे, यानी कि अधिकतम आर मैक्सिमम पूछ रहा आपकी बार भैया, आर मैक्सिमम पूछ रहा, जल्दी से बता दो जल्दी से बताओ भाई। तो उल्टा केस आ गया, देखो अगर पहले जब अगर आपको किसी को कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जिसे एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में रिलेशन ना पता होगा, वो फॉर्मूला लगा कर करता होगा, तो यही वाला क्वेश्चन आपका कम से भी कम कह रहा हूं 2 मिनट लेता होगा। अब लेकिन 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आ जाता होगा कि ऊपर की तरफ ना अगर 10 का फेंक रहा तो इधर ना दुगने का फेंकेगा, 20 मीटर का आ जाएगा। तो ये होता है कि टाइम बचाने का तरीका एग्जाम में जाने, ठीक है। ये स्मार्टनेस धीरे धीरे आती रहती है क्वेश्चनों में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ जब फ्रेशर थे तो ये क्वेश्चन नहीं बनता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया आपका इसका नाव वाला। स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
डीएन मिश्रा जी कहां पर है? अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो देख लेना किस प्रकार से आपका ट्रायंगल बन के आने वाला है। ठीक है, कल के क्वेश्चन में शायद आप पूछ रहे थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे भाई। अब मैं वो ट्रायंगल का केस पूर्ण रूप से आपको बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो स्थिर जल में किसी जल की तैराक की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, नदी के जल की चाल 10 मीटर पर सेकंड है और वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है। यदि तैराक दक्षिण किनारे पर खड़ा है और नदी को लघुत्तम पात के अनुदिश पार करना चाहता है तो उत्तर के सापेक्ष, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना और जो क्वेश्चन है फंस जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। और मैं अभी इसमें एक टर्म्स और बदल कर थोड़ा गुमराह करने वाला हूं। ठीक है, क्या कि नदी को लघुत्तम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है उत्तर के सापेक्ष। अगर ये वाला वर्ड ना मिलता है यहां पे तो ऑप्शन अभी दूसरा भी हो जाता। ध्यान देना मेरी बात पे। इस वाले वर्ड को यदि आप अच्छे तरीके से ना पढ़ते तो ऑप्शन बदल कर दिखा दूंगा मैं अभी आपको। अगर गलत हो जाए आप ध्यान देना बस छोटी छोटी चीजों का। ठीक है, जब आप अच्छे से डीपली स्टडी करते हो तो आपको इन चीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अदरवाइज अगर मान लो प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो मेरा कर्तव्य मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उत्तर के सापेक्ष जिस कोण पर स्ट्रोक लगाना चाहिए वह कौन सा होगा। ठीक है, अगर ये वाला वर्ड ना पढ़ा तो अभी देखो, अगर ये वाला वर्ड ना था तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता। ध्यान देना, अब कैसा होता अब ध्यान दो। मैंने कहा मेरे पास कोई एक नदी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नदी है, स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। जब भी तैराक की चाल क्या है, मान लो तैराक उसने ये भी क्या रखा है कि कहां पर खड़ा हुआ है, दक्षिण। मान लो एक नदी है वो इस तरीके से बह रही है, नदी के जल की यानी कि रिवर जो है, रिवर की वेलोसिटी वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वह ठीक पूरब की ओर तरफ बह रही है। ये इधर क्या है, पूरब ही तो है, इधर ईस्ट ही तो है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। यदि दक्षिण किनारे पर खड़ा है, देखो यहां पे नॉर्थ हो गया, यहां पे नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, यहां पे खड़ा तैराक ये रहा साउथ पे, साउथ पे दक्षिण पे और इस जगह है यहां पे पश्चिम है। ये डायरेक्शन कैसी है, पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये क्या है वेस्ट है। ठीक है, अब उसे वो कह रहा है इतनी तैराक। अब मैंने आपको बताया था हर केस में आपकी ये वाली बनती है, यानी कि मैन की जो स्पीड है वो कितनी है 20 है। तो इसे रिजल्टेंट मानकर करते हो, ये है वो सबसे छोटा वाला रास्ता। क्या वो छोटा वाला रास्ता तो क्या बन जाएगा 20 कोस थीटा, इसके साथ ही वो एंगल बनता है। मिश्रा जी देख लेना राइट एंगल कैसे बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 20 कोस थीटा ये बना इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये वाली पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में इसका ये वाला एंगल बना तो 20 कोस थीटा, ये वाला एंगल बना तो 20 साइन थीटा। तो इस पे तो हमें काम करना नहीं बिल्कुल भी, तो ये तो कट कर दो। अब देखो राइट एंगल कैसे बना रहा हूं, मैंने कल यहां तक बनाकर दिखा दिया था, लेकिन ये वाली जो टर्म्स है एक्चुअल में ये ऐसे है, ये यहां तक है। अब देखो ध्यान से ये वाली जो टर्म्स बननी है, अब राइट एंगल बनाकर दिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना भाई। ये वाली अगर ये वाली वी आर है तो ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली टर्म्स बन रहा होगा ना, बनना होगा। ये वी आर होगा या ना होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या होगे, ये वाला जो है हमारा 20 कोस थीटा होगा ना होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या बनना होगा ना, बनना होगा, जिसे आप बोलते हो कर्ण। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ऐसे ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर बननी है या ना बननी, परपेंडिकुलर यानी और ऊपर वाली लाइन या ऊपर से ऐसे वाली लाइन ये वाली आपकी आधार बननी है ना बननी है, आधार यानी कि बेस। अब आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब राइट एंगल बनाकर दिखाते हैं बनना है। ठीक है, इसी में दिक्कत हो रही थी ना, चलो खैर। अब आपको क्या बताना है कि अब किधर वो डाई लगाना चाहता है, उत्तर के सापेक्ष। मेरी बात ध्यान से समझना, उत्तर के सापेक्ष कह रखी इसने। अभी मैं और बता देना चाहता हूं आपसे, देखना आप ध्यान से। तो उत्तर के सापेक्ष कितने डिग्री का वो बना देना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास ये हाइपोटेनियस भी दे रखा, परपेंडिकुलर भी दे रखा, और ये अगर एंगल निकल जाए, एंगल ये एंगल तो निकालना बस हमें। वो कह रहा उत्तर के सापेक्ष, उत्तर ये होता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल निकालना।
इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल निकालना। तो कैसे एंगल निकालने के लिए आप सीधा सीधा हाइपोटेनियस दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा, तो साइन थीटा लगाते क्यों ना हो भाई। तो साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है लाल बट्टे कका, आपने कुछ समझा होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी आर, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, हाइपोटेनियस ये रहा वी एम, ठीक है वी एम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, वी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। यस से इसे कट करोगे तो 1/2 और 1/2 थीटा बराबर कितनी आती है 30 डिग्री। तो इसके ये वाला जो एंगल आया नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कितना आया 30 डिग्री आया। कितना आया भैया 30 डिग्री। तो राइट आंसर जल्दी से बताओ कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री पश्चिम। अब देखना मेरी बात, अब ध्यान से समझना। लेकिन अगर उसने आपसे पूछ रखा कि ये जो एंगल आया आपका थीटा जो आया है ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है। चलो जल्दी से इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं। अगर ये नदी के रेस्पेक्ट में पूछता तब एंगल क्या होता है, रिवर के रेस्पेक्ट में पूछता, रिवर के, जल्दी से बताओ रिवर के रेस्पेक्ट में क्या होता। क्लियर हो गया डीएन मिश्रा जी आपके लिए लेकर आया मैं ये वाला क्वेश्चन, राइट एंगल आपको दिखाना था चलो खैर आपको समझ में आ गया वो बढ़िया तरीके से, अब कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा बताओ यदि रिवर के रेस्पेक्ट में पूछता तब एंगल कितना होता, जल्दी से बताओ। रिवर के रेस्पेक्ट में फिर हम कितनी कहानी लेते, अलग से बता दे रहा हूं, जल्दी बताओ भाई। अगर वो रिवर के रेस्पेक्ट में कहता तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं रिवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रिवर के रेस्पेक्ट में जो ये अब लाइन से बना के दिखाऊंगा मैं, देखो रिवर ये रही, ये इस वाले के रेस्पेक्ट में देखते, इससे ये वाला एंगल देखते, फिर ये वाला इससे यहां तक का तो 90 और ये वाला कितना है 30, फिर आंसर क्या बनता 120 बनता। कितना बनता 120, समझ में आ गया हाँ जी, वो 10 भी रख सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे रख सकते थे 20 sin थीटा इजिकल टू 10, क्योंकि ये वाली जो 20 sin थीटा इस वाली वैल्यू को इस वाली के इक्वल भी रख सकते थे, वही था बिल्कुल सेम टू सेम। बताओ भाई अब कितना होता 120, ठीक है। 120 में वो अभी यो नहीं बता रहा, मतलब इसका पूरा ही बता दे रहा हूं, पूरा ही, ठीक है पूरा ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये वाला 30 आया है और इसके साथ ये पूरा देखते तो यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया 90 और ये कितना है 30, मैंने तब बताया ये 120। अब क्लियर हो गया सभी को, अगर क्लियर हो गया तो यस लिख दो भैया एक बार, सभी एक बार यस लिख देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आने वाला था और आपके एग्जाम से रिलेट करता है, इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है क्लियर हो गया। सभी एक बार यस लिख दो, अगर कोई बात समझ में ना आई तो रिपीट लिख देना। बताओ भाई बिल्कुल बढ़िया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सर बफरिंग ज्यादा हो रही है आज, पता नहीं क्यों, आपका नेट खत्म हो गया होगा, थोड़ा सा आपने उस पर रखा होगा, मतलब हाई पे, मीडियम पे कर लो अपना वो, ठीक है मीडियम पे कर लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, गजब है एकदम, पिछले वाले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है योरा। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया पिछले वाला, ये क्वेश्चन आराम से बना दोगे। और मैं ये चाहता हूं कि नदी वाले क्वेश्चन आपके जितने भी डिफरेंट तरीके से आ सकते थे मैं सारे इसमें लेकर आ गया हूं, फिर आपके नदी वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया, यही तो मैं चाहता हूं। एक नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, यदि तैराक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है तो तैराक की नदी के प्रति, वर्ड पढ़ना, नदी के प्रति तैराक की वह दिशा जिससे वह नदी को सीधा पार कर सके क्या होगी। देखो भाई नदी बना देता हूं मैं पहले, ये रहा भैया नदी, ठीक है ये रही नदी,
अब देखो, एक नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से बह रही है, ये नदी की धारा बह रही है वी आर, कितनी बह रही है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तैराक 4 किलोमीटर के उससे तैर सके। आप जब भी तैराक हो गए तिरछाई केस लेके चलियो, यही लेके चलियो, मैं तो यहां तक ही बता रहा था, लेकिन आप पूरा ही लेके चलो। कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटे के। ये वाला इसका एक रिजल्टेंट बना लो, एक रिजल्टेंट, ये क्या बनेगा? 4 cos थीटा। ये वाला भी तो बनेगा भैया, एक ये बनेगा 4 sin थीटा, ठीक है। इसकी तो बहुत कम बात करता है। मान लो अगर मैं इसे काट दे रहा हूं, बहुत से क्या काम करेंगे, इस 4 sin थीटा को इक्वल टू 2 के इक्वल रख के तो इससे sin थीटा की भी वैल्यू निकाल देते थे, है ना, sin थीटा की वैल्यू निकाल देते थे। निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझनी है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे भाई मेरी बात को। तो अगर आप अच्छे तरीके से कहानी को देखोगे तो ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला कैसा हो गया? ये वी आर ही तो एक तरीके से, ये वी आर ये तो है, ट्राइंगल के तो वी आर है। अब अच्छे तरीके से आप इसमें sin थीटा लगाकर देखो। मैं उसने क्या रखा? नदी के प्रति तैरने की, नदी के प्रति तैरने की, यानी कि नदी यहां पे है भैया, यहां से यहां तक वाला एंगल बताना है ये वाला। तो पहले ये तो निकाल लूं, फिर 90 ऐड कर दूंगा। पहले ये निकाल लेता भैया। तो निकालने का तरीका क्या था? sin थीटा इजिकल टू, sin थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? 4, ये sin थीटा इजिकल टू क्या बनेगा? वी आर यानी कि 2/4, तो 1/2। तो sin थीटा यानी कि एक तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। कितनी आ गई? 30 आ गई। अब 30 आ गई, 30 आ गई, यहां से यहां तक की 30 आई है, तो ये कितना? ये यहां से यहां तक का कितना आयो? यहां से यहां तक का तो 90 आयो, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। 90 प्लस 30 120। जल्दी बताओ बी ऑप्शन किस किस का आ गया? अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। 4 sin थीटा इजिकल टू 2 करके, है ना। क्लियर हो गया होगा सभी को? क्लियर हो गया? बस ये कौन से वर्ड की पहचान करनी थी। देखो मैं आपको बता दूं, अगर मतलब आपको ये थोड़ा सा ज्ञान ना रहता कि नदी के प्रति अगर उसने पूछा रेस्पेक्ट में, अगर वो उत्तर दिशा के रेस्पेक्ट में पूछता, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में पूछता, फिर आंसर क्या होता? 30 होता, फिर आप लगा के नापते, अगर ये वाला कंसेप्ट ध्यान ना रहता आपको। अब लेकिन उसने क्या करा कि इससे बताना टोटल ओवरऑल, ये वाला 30 हो रहा, 90 हो रहा, 120 हो गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 120। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जब इक्वल होगा तभी सीधा स्विम कर पाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसा भी कर सकता था जैसा आप सभी कर रहे हो कि 4 sin थीटा को किसके इक्वल? ये इधर है तो ऐसे ये इसका, इधर को वी आर आप ऐसा ऐसे कराना आपने, है ना। तो एक कहानी होगी कि वो जब कैसे स्विंग कर सकता था, नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो ये 4 sin थीटा यानी कि sin थीटा इसका वी आर कितना बनता था? वी आर कितना बनता था यहाँ? 2, तो 4 1/2, है ना, 1/2 ऐसा निकालते थे आप। थीटा बराबर 30। क्लियर हो गया सभी को? नया ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नीतीश बंसई, बिल्कुल जी। नई चीजें तो कराना चाहता हूं जो क्वेश्चन आपका छोटा भी ना, बिल्कुल भी। क्लियर हो गया? क्योंकि ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड नहीं आने वाले, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देगा। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं जल्दी से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नदी जिसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर चौड़ी, नदी को सबसे छोटे संपर्क मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का किलोमीटर, कल का रिपीट क्वेश्चन है, कल का रिपीट क्वेश्चन है, सभी को आता होगा ये करना। कल बता दिया था इस तरीके क्वेश्चन, 3 आंसर आया था इसका, याद है सभी को? आंसर कितना आया था? 3 DYS। सभी को करना है ये वाला क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हुआ? तो राइट आंसर कितना? 3 कल के क्वेश्चन में था। ठीक है, सभी का एकदम बढ़िया आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर है, यदि नाव इतनी चौड़ी, 15 मिनट, संभावित छोटा रास्ता। आंसर इसका बताओ। ड्रिफ्ट वाले क्वेश्चन भी करा दीजिए सर कुछ। ड्रिफ्ट वाले कौन से? ड्रिफ्ट वाले मुझे समझ में नहीं आया, ड्रिफ्ट वाले बता देना।
या बिल्कुल करा दूंगा अगर वो आपके रिलेट करेंगे बढ़िया तरीके से। इसका आपका 6 किलोमीटर आया था आंसर, याद हो तो आपको बस 5 की जगह क्या कर दिया, 5 की जगह 10 कर दिया, 5 की जगह क्या कर दिया यहाँ पे 10 कर दिया, 1 किलोमीटर की जगह क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया। तो आंसर कितना आया था ए इस वाले का आंसर कितना आया था, इस वाले का आंसर कितना आया था, इस वाले का 3 आया, तो इस वाले का कितना होगा 6 होगा। सबको याद है सबको याद है भाई 6। DYS कर लियो, डू योर सेल्फ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप कर दोगे। देखना एक बार, ऐसी था ना कि पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले 5 था, 1 किलोमीटर चौड़ी थी, अब यहाँ 2 किलोमीटर कर दी, सेम टाइम है, वेलोसिटी कितनी लगने वाली है, बस दुगनी हो जाओगे 6 आ जाएगा इसका। ये भी गया था, हाँ जी, ये 6 क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। कल मैंने इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से बताया था। एक कार सीधी क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को वर्षा ऊर्ध्व से 60 डिग्री के कोण पर कार से टकराती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख देना भैया इसके में, मोस्ट इंपोर्टेंट। और केवल 3-4 सेकंड का ही कंसेप्ट है, 3-4 सेकंड में ही कहानी खत्म हो जाओगी। ठीक है, यदि वास्तव में वर्षा ऊर्ध्वाधर हो रही हो तो वर्षा की बूंद की चाल लगभग कितनी होने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा कह रहा है, एक कार सीधी क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये रही कार, ये चल रही बिल्कुल सीधी, ये चल रही भाई बिल्कुल सीधी। ठीक है, कार है ये कार है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ये रचंगू एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और इसमें बैठे वाले व्यक्ति को वर्षा ऊर्ध्व से 60 डिग्री के कोण पे, यानी कि ये जो वर्षा ऐसा 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 जो आ रही है कितने डिग्री के एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। यदि वास्तव में वर्षा बिल्कुल सीधी हो रही है, वैसा वर्षा ऐसा हो रही है, बिल्कुल ऐसा हो रही है, एक्चुअली जो है रियल में ऐसा हो रही है, लेकिन इस आदमी को 60 डिग्री पे दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रही। भैया जब भी ऐसा केस बन जावे, क्या बताया था मैंने, tan थीटा लगा दियो, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इसका इधर इसकी तरफ लगता है और tan थीटा हम लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था। और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर से, यानी कि वर्षा एक्चुअल में कभी भी 60 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है, वो तो प्रतीत होती है। तो ऊपर से जो परपेंडिकुलर पड़ रही है कितनी कितने डिग्री के एंगल पे, यहां एंगल देख लो भाई, एंगल रख दो यहां पे 60 डिग्री के एंगल पे, और परपेंडिकुलर वर्षा को मैंने कह दिया VR है, यो क्या है VR है, और ये जो इधर की तरफ ने जा रहा है ये VM है, तो ऊपर की तरफ ने परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, परपेंडिकुलर कौन सा होगा एक्चुअल में, जल्दी से बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा। कल क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर की तरफ से जब भी कभी आवे ऊपर की तरफ से तो आप इसे बेस मानोगे, और ऐसे जावे या इधर न जावे तो इसे क्या मानोगे, परपेंडिकुलर। बताया था या ना, जल्दी से बताओ, बताया था या ना। और लाल बट्टे का कैसा आप tan थीटा का जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो परपेंडिकुलर कौन सा बताया था मैंने इसमें, या तो ये ऐसा हो या ऐसा हो। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 20, और बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का वो जो ऊपर से बारिश की बूंदे हो रही है, इसे मैंने क्या कह दिया VR। ठीक है, ये इधर भेज दो VR की वैल्यू, तो 20 बाई और 10 इसकी 60 की वैल्यू √3, इसका √3 बना कर देखोगे तो 20 मल्टीप्लाई 1.732 बाई 3 करोगे, इससे इसे कट करके देखोगे और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 11 के आसपास में आंसर दिखाई देगा आपको, 5 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाँ जी कंसेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। कल मैंने आपको यही चीज स्पेसिफाइड तौर पे बताई थी, क्या बताई थी, बारिश जब भी कभी ऊपर की तरफ से आ रही होगी नीचे की तरफ ना आ रही होगी तो ये हमेशा बेस मानना, कोई ऐसा जा रहा होगा या ऐसा जा रहा होगा तो इन वाली लाइन को आप क्या मानना, परपेंडिकुलर मानना।
बताया था। और यदि ऐसा कट जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये हाइपोटेनियस बनते हैं, ये कर्ण बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये कर्ण बनते हैं। क्लियर हो गया, क्यों बताया था कल, अब समझ गए होगे। क्वेश्चन इजी हो जाए यदि आप अच्छे तरीके से उनका मनन कर लो, मास्टर की बातें ध्यान से सुन लो। ठीक है, अच्छे तरीके से। बहुत से तो ऐसे अब बिना सुने, कल मैं वही इस वजह से तो सारी चीजें बता रहा था। चलो आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या बनेगा। dy s करने वाला हूं, राइट आंसर क्या बना था, 3 और 3 6 और 4 और 4 8, 6 और 8, सी ऑप्शन बना था, सी ऑप्शन बना था। मस्त क्वेश्चन है सर जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ, यही बना था आंसर, कर लोगे, यस लिख दो अगर कर लोगे तो, जल्दी बताओ, यस लिख दो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत गजब क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसी तरीके का मैं आपको क्वेश्चन बता के आया था। कौन सा क्वेश्चन बता के आया था, याद करो, बंदर वाला, मंकी कंसेप्ट। मैं आपको बता के आया था मंकी के नाम से आता है या एप्पल के नाम से आता है क्वेश्चन, तो मंकी का समझा के आया था, एप्पल का कंसेप्ट यहां पे दे दिया। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत तकड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, बहुत तकड़ा या बड़ा लगेगा, लेकिन आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाओगे वो। ठीक है, क्या बताया था मैंने, यदि सेब, देखो इस वाले क्वेश्चन में कहां पर पढ़ना है सेब, एक टाइम पे, यदि बंदर और सेब तभी ऊपर से गिरे जब बंदूक चले, तो हमेशा ग्रेविटी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ने 9.8 होगा। क्या होगा, 9.8 होगा। समझ में आ गया, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है वो किसकी वजह से आती है, ग्रेविटी की वजह से ही तो आती है, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो जाता है। ग्रेविटी जब नीचे की तरफ ना आती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता रहता है, उसे ही तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन बोल देते हैं। समझ में आ गया, वेलोसिटी तो कभी नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो कभी नहीं होगी। जब कोई चीज ऊपर से, मान लो मंकी है या एप्पल है, नीचे की तरफ ना गिर रहा है, तो यहां पे कौन सी मेन चीज है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो बताया था मैंने ये वाली बात आपको, कि उसे एक ग्रेविटी नीचे की तरफ ना खींचती रहती है, उसे जीरो करने का काम करती रहती है, माइनस करने का काम करती रहती है, प्लस करने का काम करती रहती है। तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ही तो है। तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन है वो जो ए है नीचे की तरफ ने जो लग रहा है वो -g है, और -g एक्चुअल में कितना है, वो 9.8। अब ये माइनस साइन दिखा रहा है नीचे की तरफ ने, किसकी तरफ ने, नीचे की तरफ ने, और ये क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो भैया इनकी तरफ तो सोचना भी मत ना, इनकी तरफ तो सोचना ही मत ना। और ग्रेविटी एक्सीलरेशन कभी आधा थोड़ी ना होगा भाई, कोई चीज गिरेगी 4.9 थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा ही रहा होगा, वो तो पूरा ही रहा होगा भाई। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, 2 सेकंड का कंसेप्ट का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। चलो भाई, ये गिर रहा पानी, ठीक है, कितना गिर रहा, मैं रेन कह देता हूं, VR कह देता हूं, कितना 5√3 गिर रहा। यदि एक व्यक्ति की चाल इधर की तरफ ने, पूर्व की तरफ ने जा रहा है, ये रहा एक व्यक्ति, ये जा रहा चंगू इधर की तरफ ने, ठीक है, इसकी जो स्पीड है VM वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर चले तो क्या कोण बनेगा भैया, tan थीटा लगाते क्यों ना हो, और tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का काम कौन करता है, मैंने आपको बताया था, या तो ऐसा जाने वाला या ऐसा आने वाला, ये सब परपेंडिकुलर है। और ऊपर से बारिश हमेशा जो गिरेगी वो कैसी रहेगी, हमारी बेस का काम करेगी, बारिश है बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, यहां पे 5 है, और बेस कितना है, यहां पे 5√3 है, 5√3 है। और tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर 30 की होती है। ठीक है, √3 आता तो 60 की हो जाती। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। अभी भी गलत बता दिया, अभी भी गलत बता दिया। समझाया मैंने कि भैया
परपेंडिकुलर इसे मानोगे आप, इसे 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 परपेंडिकुलर, और ऊपर से हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? अच्छा उल्टा हो गया उल्टा हो गया, गड़बड़ होगी भैया चलो सॉरी। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, और बेस कितना 5√3। हाँ सही था, परपेंडिकुलर कितना था 5। हाँ सही कर दिया था मैंने, सही कर दिया था। थीटा बराबर 30 सही कर दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं थी ठीक है, तो भाई सही कर दिया, सही कर दिया ठीक है। 30 क्लियर हो गया सभी को? सभी कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत समस्या। ठीक है डी ना है, सही है अभी भी डी बता दिया, डी नहीं होगा। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? परपेंडिकुलर ये मैन की स्पीड है 5, 5√3 ठीक है, राइट है। चले अभी आगे, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबको इस टाइप वाला क्वेश्चन मैं आपको बता गया था, याद हो तो लास्ट टाइम पे, याद है? चलो इनकी कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है? ये दे रखा 2 किलोग्राम, ये दे रखा 3 किलोग्राम, और ये कितना दे रखा 5 किलोग्राम ठीक है। और कोई भी एक गुटका है हल्की रस्सी द्वारा जुड़े हैं, रखा है, निकाय को 10 न्यूटन के द्वारा बल के द्वारा खींचा जा रहा। एफ एक्चुअल में इंगे दिखाया हुआ, तो भैया ऐसे खींच रहा होगा, इधर ने एफ खींच रहा होगा। कितना न्यूटन है इसका? 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था एक्सेलेरेशन निकाल लग रही हो भैया सबसे पहले, ट्राई अगेन, नो ट्राई अगेन। कोई दिक्कत होगी क्या अंकेश यादव जी? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा करवाना है क्या? चलो इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, ध्यान देंगे। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन का एक्सेलेरेशन निकाल लग रहा, एफ इजिकल टू एम में एक्सेलेरेशन अगर आ जाओगा तो सारी कहानी बन जाएगी। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। मास टोटल 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 नेट मास 5 3 8 और 2 10। एक्सेलेरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी इतनी वाली बात? चलो इसके बाद वो कह रहा इससे तो तनाव बल T1 कितना होगा? देखो T1 निकालने का तरीका क्या बताया था? T1 कहां पे दिखाई दे रहा? यहां पे दिखाई दे रहा। T1 कहां दिखाई दे रहा आपको? यहां पे दिखाई दे रहा। तो T1 इसके आगे का हटा दो, पीछे का तो रहने दो, ये वाला इतने इतने के लिए, इन दोनों की वजह से, तो इन दोनों मास की वजह से ही तो T1 की बात होगी भाई। T1 पे तनाव इन दोनों की वजह से ही तो आ रहा होगा, तो क्या होगा आंसर? मास देख लो, तो F इजिकल टू M में F ही तो हमारा T बन जावा है, और M कितना हो जाओगा? ये कितना 3 और 5 8, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही तो ये तनाव आ रहा होगा डोरी पे। इस पे 5 3 8 मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो T बराबर क्या आ गया? 8 न्यूटन। अगर गलती से वो क्या कहता, गलती से वो T1 पूछता आपसे, वो T2 पूछता, ठीक है? क्या वीडियो रुक रही है? एक बार चेक करके बताओ, ठीक है? यस ऑल राइट, ठीक है। अच्छा अगर वो T2 पूछता तो बस ये लेते हम, ये T1 है, T1 है, और T2 पूछता तो क्या लेते? T2 के लिए तो बस इसकी वजह से ही तो है, यहीं पे तो है, तो फिर 5 आता, 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5 न्यूटन बनता, ठीक है। और अगर वो इस क्वेश्चन में ये कहता कि अलग अलग निकाल लो मास अलग अलग कितने न्यूटन का, तो 2 और 1 3, इस पर 2 न्यूटन का, इस पर अलग आता है, इस वाले मास पे इसका कहता तो 3 न्यूटन का, इस पे कहता तो 5 न्यूटन का, अलग अलग कहता। इस वाले मास पे कहता, डोरी पे ना कहता हो, तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके। T1 पे पूछ रखा, तो T1 पे क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। कितने का? 8 न्यूटन। क्लियर हो गया सभी को? T2 5 होगा वहां पर, हाँ जी T2 5 लिख दिया, बिल्कुल जी, बिल्कुल लिख दिया जी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? एक बार थंब कर दो सभी, फिर आगे बढ़ता हूं। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सभी आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाओगे। बस आपको किस चीज की आवश्यकता है, ध्यान से कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई बात अगर मान लो ऐसी होती है, कोई नई लग रही है और करने की प्रैक्टिस में, तो उसका तुरंत क्या काम करना है, लिख लग रहो, उसे नोट कर लग रहो कि इस टाइप का है। पीडीएफ देखो, सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, साथ में क्लास नोट्स भी दे रहे हैं, साथ साथ में आपकी पीडीएफ भी दे रहे हैं। सारी चीजें किस वजह से दे रहे हैं, सारी चीजें आपको एक अच्छे तरीके से, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए आपको अच्छे तरीके से। मेरा यो सिद्धांत नहीं है कि मतलब यहां पे नोट्स के मैं आपसे पैसे लूं कि 999 रुपए के नोट्स हैं और किताब में सब बनाए हुए वही D2 लाइन रखी हुई और कर दी कोई, ठीक है, वे नहीं। नोट्स होते हैं अपनी बुद्धि के, दिमाग के, अपने अनुसार लिखे हुए के, ठीक है, ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या रखा है, एक व्यक्ति 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है जी, वह एक कार देखता है, देख ली, जो व्यक्ति की स्थिति से π/6 का कोण बनाती है, कुछ दूरी चलने पर कोण π/3 हो जाता है। कार द्वारा चली गई दूरी क्या रहने वाली है। 10th क्लास में, 12th क्लास में, 9th क्लास में एक टॉपिक आता था छोटा सा, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। अब आप क्या होगे कि ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके का आ जाता है, तो पूछ सकता है, क्या दिक्कत समस्या होगी, पर सोच कर चलियो कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो हमारा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, बस ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। कभी ऑब्जेक्शन उठा दो, अब आरटीआई लगा लो कि ऐसा वाला क्वेश्चन भी आया होगा क्या। यस सर, मेरी रुकी हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो राउंड घूम रहा था ना, मैंने अभी देखा स्क्रीन पे, इस वजह से मुझे लगा कि आपकी रुक रही होगी। देखो, एक व्यक्ति 100 मीटर की ऊंचाई पर है, चलो भाई योरा एक व्यक्ति 100 मीटर की ऊंचाई पर है, योरा यहां से यहां तक की कितने मीटर की ऊंचाई है, 100 मीटर की है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपने करी होगी अच्छे से। वह एक कार देखता है, योरी भैया एक कार देखता है, व्यक्ति की स्थिति से π/6 का कोण बनाती है। यहां आपने देखा होगा कितने का कोण बना रही है, इससे π/6 का, π/6 का मतलब है 30 का कोण बना रही है, ठीक है। कुछ दूरी चलने पर कोण 60 हो जाता है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से भी हो सकता था भाई, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, यहां से भी 30 है, ये कार यहां पे थी, कार या तो इस डायरेक्शन में चलेगी या कार इस डायरेक्शन में चलेगी, ये ठीक है, 30 डिग्री का बना रही है। यो अवनमन को ना आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब ध्यान देना भाई, अब ये कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कार थोड़ी सी आगे बढ़ी, कार यहां पर पहुंच गई है, क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है या फिर यो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, 60 का, या इधर आप देखोगे ये एंगल कितना हो गया इसका, 60 का। क्लियर होगी ये वाली बात, ठीक है। कार द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। मैं सपोज लेट कर लेता हूं, ये वाली डिस्टेंस मान लो x, ये वाली डिस्टेंस है y, ये वाली डिस्टेंस बतानी है आपको, ये वाली y की वैल्यू लगाओ जल्दी से। आपने तो सबको अच्छे तरीके से कर ले तो गई थी, हाँ जी, अच्छे तरीके से कर लो। पहले छोटा ट्रायंगल लगाओ tan थीटा, फिर इसके बाद बड़े वाला ट्रायंगल लगाओ tan थीटा, आंसर आ जाएगा। तो पहले छोटे वाला ट्रायंगल लगा लूं, छोटे वाला 60 वाला ट्रायंगल लगा लेता हूं, 60 वाले के लिए, 60 वाले के लिए तो tan 60 डिग्री इतना क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 100 और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, तो x कितना आ जाओगे यहाँ से 100 बटे √3, ये बनेगा, क्योंकि tan 60 √3, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। पूरा बड़ा ट्रायंगल लगाओ किसके लिए, 30 डिग्री वालों के लिए, 30 डिग्री वालों के लिए ट्रायंगल। मैं यहाँ ABCD ना लिख रहा भाई, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस टोटल काउंट होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और tan कितना बना, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या हो 1/√3, तो √3 कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू रख दो भाई और y निकाल लो। x की वैल्यू कितनी रखेंगे 100/√3 और प्लस के y इज इक्वल टू 100/√3,
√3, ये चला गया इधर, तो 100 √3 माइनस 100 √3, तो ये कितना हो जाएगा 100 या 300 माइनस के 100, 300 माइनस के 100 और √3, तो कितना बनेगा 200 √3, 200 √3 y की वैल्यू आ गई होगी, कौन सा में दिख रहा 200 5 √3, सी ऑप्शन। किस किस का आ गया जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी आपका मैसेज नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्या अभी भी वीडियो रुक रही है? क्या अभी भी वीडियो रुक रही है भाई? मेरी साइड से तो चल रही है, एक बार जल्दी जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। सी ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक 0.1 किलोग्राम की एक वस्तु 0.1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करती है, वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या रहने वाला है? सब ओके है सर? यस सर, वॉइस चल रही है एक बार चेक कर लो भाई, चलो मैं एक बार देख लेता हूं। सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, सभी अगर सब कुछ बढ़िया हो तो ओके लिख दो सभी एक बार। हाँ ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है जी। 10 न्यूटन। देखो भाई 0.1 किलोग्राम की एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 किलोग्राम। आपको एग्जाम में ये वाली आदत नहीं करनी बिल्कुल भी, जो उनसे मैं आदत कर रहा हूं यहाँ पे एम लिखना, आपको पेपर के ऊपर ही लिख देना, यहाँ एम दे रखा है, यहाँ दे रखा है, या 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ वी दे रखा है, ऐसा लिखना है। ये लिखोगे तो आपका टाइम 5-6 सेकंड खराब हो जाओगे। वस्तु पर कार्य करने वाला बल बताना है, क्या बताना? फोर्स बताना है, क्या बताना? फोर्स। और भी जल्दी जल्दी लगाना है, बाकी कोई दिक्कत समस्या ना है, ठीक है। मास कितना दे रखा है 0.1। अब वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, इसे तो हम कैसे लिख सकते हैं v/t, डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। तो 0.1 वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 10, और ये कितना दे रखा है टाइम 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड से पूरा का पूरा खत्म। 10 न्यूटन किस किस का राइट आंसर आ गया? 10 न्यूटन, ओके बढ़िया एकदम, ओके जी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं कह सकता हूं कंसेप्ट के मामले में इस क्वेश्चन का कोई तोड़ ना है। कंसेप्ट एकदम भयंकर वाला है इसमें, कंसेप्ट एकदम भयंकर। तो मैं इस कंसेप्ट को दाद देना चाहूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट कहना चाहूंगा इस कंसेप्ट को, और सभी से चाहूंगा कि इसका आंसर जरूर से जरूर बताओ। मैम क्या कह रहा है, किस दशा में स्थितिज ऊर्जा घटेगी? चाहे 1 मिनट ले लो चाहे 2 मिनट ले लो, पेपर पे लिखना मना होता है सर, कुछ भी ना होता, सब लिखे हैं, सब लिखे हैं। पेपर रंगो रखे हैं, खैर छोड़ो कोई बात ना, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन का कंसेप्ट बड़ा भयंकर है, गजब है, और कंसेप्ट लिख लेना सभी, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो मैं जो आपको बात बता रहा हूं, देखो एक कंसेप्ट लिख लेना, कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत किए गए वर्क में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो नहीं है ए, पोटेंशियल एनर्जी
बढ़ती है। ध्यान देना भाई, क्योंकि एक बात तो ये हो। चलो दूसरी बात, जब सिस्टम वर्क होने पर, सिस्टम जब, कैसे लिखो, जब सिस्टम वर्क करता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पाना चाहता है। इक्विलिब्रियम यानी कि घटाना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पाना चाहता है, कंडीशन पाना चाहता है। अभी ये दो कंसेप्टों को ध्यान से समझाऊंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, डिक्रीज होती है। अब इस दो बात को ध्यान से समझना, इन दोनों का बेहतरीन तरीके से आंसर बताने वाला हूं। मुझे पता था इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, सभी का ज्यादातर सही नहीं आने का। ध्यान देना भाई, मैंने यहां से लिखा आपका कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है वैसे, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र कहते किसे हैं, ध्यान दो भैया आपको पन्ना उस दिन भी बताया था, ए ही मैंने लगाया है। मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि भैया स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग पर कुछ भी काम करते हैं, बंद करते हैं या खोलते हैं, तो उस एनर्जी को रिकवर कराया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आता है। बताया था या ना, जल्दी से बताओ। स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आता है। रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत आने का मतलब है एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, तो स्प्रिंग पर तो चाहे आप इसे खींचो, मान लो आप खींच रहे हो इसे, मान लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बिल्कुल स्प्रिंग रुकी हुई थी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन आपने इसे खींचा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सटर्नल वर्क होगा। जब एक्सटर्नल, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 थी जब वो बिल्कुल शांत थी, अब जब ये थोड़ा सा भी खींचेगी तो डिस्प्लेस होगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल वर्क हुआ, और इसका फॉर्मूला आपको पता तो था कि W = ½ kx² हो गया। तो इसका मतलब है यहां पे जब आपका एक्सटर्नल फोर्स ने काम करा और एक्सटर्नल वर्क हुआ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी जब वो शांत थी स्प्रिंग, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कर दिया आपने, या तो खींच दिया या अंदर की तरफ कर दिया। डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब आप इसे कंप्रेस करोगे। तो इस केस में आप इस वर्क को रिस्टोर कर सकते हो, और जब इस वर्क को आप रिस्टोर कर सकते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। मैंने क्या बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत जो भी आप काम करोगे और एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल वर्क होगा, एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे खींचो या दबाओ, और रिकवर कर सकते हो आप उसे। जब आप उसे रिकवर कर सकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस में तो बढ़ेगी, चाहे स्प्रिंग आप खींचो या दबाओ। स्प्रिंग को चाहे तो आप एक्सटेंड करो, चाहे आप कंप्रेस करो। समझ में आई है ना बात, जल्दी से बताओ। कंप्रेस करो, या तो प्रसार करो या संपीड़ित करो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो आप। जब एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है। तो जल्दी से बताओ स्प्रिंग वाले कौन कौन गलत हुए, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बट मैं श्योर नहीं हूं, जल्दी बताओ भाई कौन कौन गलत हुए। यानी कि इन दोनों केस में तो बिल्कुल भी घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स होता है और वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत आता है।
वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत आता है, जो भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंतर्गत आता है और वो उस सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है उसकी, तो इसका मतलब है यहां घटने का तो कोई केस है ही ना, तो दो तो गलत हो गया, यानी कि दो बिल्कुल गलत हो गया। अब तीसरे का देख लो भैया, गुरुत्वीय बल किसके अंतर्गत आता है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स है या ना है, जल्दी से बताओ। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है, संरक्षी बल के अंतर्गत आता है, तो इस केस में भी बढ़ती है। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है बढ़ेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि हाइट तो आ रहा है, हाइट आ रही है, इसमें हाइट की बात हो रही है, तो U इजिकल टू mgh आता है, तो यहां भी बढ़ती है, इस केस में भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये भी कट हो गया। अब बचा डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्यों होगा, बाकी ये तो हमने चलो एलिमिनेट मेथड से कर लिया कि हाँ अब कोई ना होगा तो डी होगा, लेकिन क्यों होगा डी का भी अब रीजन समझ लो, अब डी का भी रीजन समझ लो, ठीक है भैया, डी का भी रीजन समझ लो। चलो मैं यहां बता देता हूं एक प्लस लेके। अब एक बात बताओ, ये मान लो बुलबुला है, ये क्या है, बुलबुला है, बबल है, बुलबुला, बुलबुला, क्या हम बाहर से, अच्छा मेरा क्या हम बाहर से कोई इस पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या इस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, क्या कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल वर्क भी ना हो रहा। अब एक्सटर्नल वर्क भी ना हो रहा, जब एक्सटर्नल वर्क भी ना हो रहा तो बढ़ने का तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो है ही ना, बढ़ा तो बिल्कुल भी ना। अब ये जो बुलबुला है ये फूल रहा है, हाँ डिक्रीज बताना है सर जी क्वेश्चन में, हाँ जी डिक्रीज ही बता रहा हूं, डिक्रीज ही बता रहा हूं, ठीक है। अब राजीव सर आपका पेपर में गलत ना होने का देखो अब जो बुलबुला है वो फूल रहा है, अब सिस्टम काम कर रहा है, इस पे सिस्टम अंदर का ही तो काम कर रहा है, सिस्टम ही तो वर्क कर रहा है, और जब क्या कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब हो गया वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना चाह रहा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना चाह रहा होगा, कम से कम वो अपने आप को, जैसा कोई ऐसा मान कर चलो कि कोई बुलबुला पहला मान लो सपोज करो मेरा वजन पहला 80 किलो था और मेरा वजन घट का कितना हो रहा है 60 हो गया और मैं 80 पे जा रहा हूं, फूल के कितने पे जा रहा हूं 80 पे जा रहा हूं, तो मैं कम से कम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जा रहा हूं, यानी कि मेरा शरीर उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए 80 पाना चाह रहा है, तो यहां बढ़ रही थोड़ी ना, ये तो कम से कम 0 पे जाना चाह रहा, कि माइनस में था और वो 0 पे जाना चाह रहा, तो इसका मतलब है लगातार आप ऐसा देखोगे इस केस में जब सिस्टम वर्क करता है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाना चाहता है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी घटती है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी घटती है। क्लियर हो गया सभी को, अगर क्लियर हो गया हो तो कंसेप्ट बड़ा लाजवाब था, बाकी तुक्के मार्क आने को तो ए भी लगा सका, कोई बी भी लगा सका, सी भी या डी भी। अब आपको मैं डेफिनेटली कह रहा हूं ये क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं होने का, क्या सभी को क्लियर हो गया, क्या सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, ठीक है। अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी अब क्लियर हो गया डिग्रीज बताना था जी, हाँ जी क्वेश्चन में डिग्रीज बताना था, सभी एक बार यस लिख दो, ठीक है क्लियर हो गया, मेरा सही था, वेरी गुड अंकित पंडित जी। बिल्कुल जी, क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन बता रखा मैंने, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है वो, बताओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है पिंजरे में एक पक्षी का वजन 1 किलोग्राम है तथा पिंजरा पूर्ण रूपेण रूपेण निर्वातित है, यानी कि एक तरीके से है ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है हमें, ये वैक्यूम है, यानी कि पूर्ण रूप से वैक्यूम का काम है, क्या है पूर्ण रूप से वैक्यूम का काम है। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल जी तो वैक्यूम वाला तो पक्षी का पिंजरे सहित वजन 500 ग्राम 1500 ग्राम है, यदि पक्षी पिंजरे का उड़ना प्रारंभ कर दे तो वजन कैसा होगा। मैंने आपको बताया था दो तरीके के पिंजरे रहेंगे, एक तो तार वाला
एक वैक्यूम वाला, वायु रुद्ध भी कह सकता था इसे, वायु रुद्ध भी कह सकता था कि वायु इसमें बिल्कुल भी ना जावे। तो सीधी सी बात है, चाहे वैक्यूम के केस में पक्षी ऊपर उड़े, मान लो यहां पक्षी बैठा, ठीक है, पक्षी बैठा भैयो, ठीक है, चाहे अब ये वाला पक्षी उड़े या कुछ भी करे, वैक्यूम का है, तो सीधी सी बात है अब भी इसका सिस्टम पे वेट, पहले उसका टोटल वेट कितना था 1500 था, तो अब भी सिस्टम पे वेट कितना होगा 1500 होगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल अभी भी लग रहा होगा, जब वो बैठा होगा जब भी नीचे की तरफ ना, जब वो उड़ रहा होगा तब भी ऊपर के नीचे की तरफ ना, क्योंकि वो वैक्यूम से रिलेट कर रहा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 1500 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताओ आज के क्वेश्चन की सीरीज आपको समझ में आ गई? अगर सभी को समझ में आ गई होगी तो सभी एक बार थंब कर दो, और कल आपके कंसेप्ट बनेंगे भाई, और कल कंसेप्टों पे हम काम करेंगे। इसी प्रकार से कंसेप्टों पे काम करके ही पहला क्वेश्चन बनाना हमें अच्छे तरीके से सीखना है। अगर कंसेप्टों को बिल्डअप करते चले जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाओगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भैया आप यदि एक बार कंसेप्ट को ध्यान से, क्लास की जो कंसेप्ट आपकी क्लास रह रहा है वो सब बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखो करो उस टाइम पे कमेंट करने से ज्यादा आप मतलब बिल्कुल शांत मन से ये देखो करो कि वो टीचर किस प्रकार की चीजें बताना चाह रहा है। फिर हम क्वेश्चन पे अगर एक भी चीज गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने का, ठीक है। केमिस्ट्री के आंसर की मैम दे देगी, ठीक है ना, मैम कल वल को दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्ण।